चलिए, तो आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। सिलेबस के विषय में बता ही दिया आपको, जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिए आप। और सेम टीजीटी का सिलेबस है। थोड़ा सिलेबस को अगर आप गौर से देखिएगा तो कुछ वैसा ही है कि बीच बीच से क्या किया है उसने, सेक्शंस को उठाकर डाल दिया आपका, है ना। तो इससे क्या दुविधा आ जाती है कि उससे जो जुड़ा हुआ सेगमेंट है ना, उसको भी आप छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना। जैसे कि आज हमारा जो पहला सेगमेंट आपका चैप्टर जो है सिलेबस में, वो है नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है ना, जिसको हिंदी में आप कहते हैं निहारिका परिकल्पना। मगर ये क्या है, निहारिका परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको लेकर कई प्रकार के आपके थ्योरीज हैं, है ना, सिद्धांत है। उसमें से एक किसी थ्योरी को क्या किया है इसने, पूछा है आपको। तो जब तक आप पूरी पृथ्वी की थ्योरी को नहीं पढ़िएगा, और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेंशन कर देंगे हम इसको, तो उस सब को आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। क्योंकि नेबुलर हाइपोथेसिस जो चैप्टर आपको सिलेबस में है, ये नेबुलर हाइपोथेसिस सिद्धांत, इसके पहले जो एक सिद्धांत आया था इमैनुअल कांट का, उसी का संशोधन है। तो जिसका संशोधन है वो भी पढ़ना है, उससे मिलता जुलता भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं उसमें। पहले तो सेगमेंट का पहला नाम हो गया, तो उसको हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस न लिखकर सीधे लिखते हैं पृथ्वी और थोड़ा बहुत मेंशन भी करते जाइएगा। सारा आपके पास ऑलरेडी मैटर क्या है, बना हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ, संबंधित सिद्धांत। यहां पर देखिए हम दो चीज में पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कि अर्थ को लेकर कितनी थ्योरीज हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, संक्षिप्त में, कि ब्रह्मांड क्या होता है, आकाशगंगा क्या होती है, तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, और कितने ग्रह हैं हमारे सौर मंडल के, और उनके कौन कौन से उपग्रह हैं, कि ताकि अगर वो ब्रांचेस में भी जाने की कोशिश करें तो आपको कहीं से भी प्रश्न वो छूटे ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो है, एक तो धार्मिक सिद्धांत है, उसको हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आते हैं इसमें आधुनिक, या ऐसा सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत का मतलब ही होता है कि जिसमें कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तर्कों का इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक कह लीजिए या वैज्ञानिक सिद्धांत कह लीजिए। और इस आधुनिक सिद्धांत को हम लोग कितने रूपों में बांटते हैं। पहला है इसमें आपका अद्वैतवादी, जिसको आप एक तारक सिद्धांत भी कहें। थोड़ा अटपटा जरूर रहेगा सिद्धांत, मगर बहुत आसान है समझना। इसको मोनिस्टिक और पेरेंटल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको एग्जैक्ट थ्योरी इसलिए नहीं कहा जाता है। अच्छा, आपसे पूछेगा परिकल्पना और सिद्धांत में क्या अंतर है, तो परिकल्पना और सिद्धांत जो होता है, परिकल्पना में बहुत ज्यादा मान्यताओं को लिया जाता है, मान लिया जाता है, उसमें ऑथेंटिसिटी कम होती है। और सिद्धांत क्या होता है, थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक होगा आपका, तो इसलिए इसको परिकल्पना कहा जाता है। और एक है आपका आधुनिक सिद्धांत में द्वैतवादी सिद्धांत या बहुतारक सिद्धांत या परिकल्पना, डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस।
इसके अधीन क्या क्या अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए अगले पेज पर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर जो आधुनिक सिद्धांत है इसको हम लोग मूल रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक अद्वैतवादी सिद्धांत और एक द्वैतवादी सिद्धांत। ठीक है। और एक सिद्धांत आपका आता है आधुनिक सिद्धांत में जो कि सबसे प्रमुख है सिद्धांत, उसको कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसके बिना ब्रह्मांड की संरचना का अब तक का सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन है? बिग बैंग सिद्धांत, जिसको आप कहते हैं बिग बैंग मतलब महाविस्फोट सिद्धांत। अब दोनों में देखेंगे कि आखिर अंतर क्या है। महाविस्फोट चलिए, ओके। आप लोग के ग्रुप बना हुआ है ना, व्हाट्सएप ग्रुप? चलिए, इसको हम जो लिखेंगे वो आपके ग्रुप पर भी चला जाएगा, बोर्ड वाला भी। ठीक है ना, तो ताकि छूटे नहीं आपको। चलिए अब इसमें आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें अद्वैतवादी सिद्धांत। बता सकते हैं आप लोग में क्या होता है अद्वैतवादी सिद्धांत? बस समझिए कि जितने भी एस्ट्रोनॉमर, खगोलविद, जिनका मानना था कि सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उनका निर्माण में किसी एक तारे की भूमिका है, उन सभी विद्वानों के सिद्धांत को किसमें रख दिया गया? अद्वैतवाद। बस यही इसका मूल कॉन्सेप्ट है आपका। तो मतलब कि अद्वैतवादी सिद्धांत में अगर आप देखेंगे, इसमें इस सिद्धांत के अंतर्गत उन सभी विद्वानों के विचार या सिद्धांत को शामिल किया गया है, जिनका मानना था कि सौर मंडल के सभी ग्रह, याद रखना है, ये जिस समय ये लोग सभी सिद्धांत दे रहे हैं उस समय प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, इसलिए 9 ग्रह थे, जिनका मानना था कि सौर मंडल के सभी ग्रहों का निर्माण में एक तारे की भूमिका है। इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग एक तारक सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिएगा, इसमें हम लोग किसके किसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से विद्वान आएंगे। तो इसमें आएंगे पहला नाम क्या है? कास्ते द बफन। ठीक है, अब फ्रांसीसी नेम है। इसमें आएंगे, आपको पढ़ना है, एक एक करके सबको उठाएंगे, इमैनुअल कांट का सिद्धांत। और इसमें पढ़ना है पियरे साइमन लाप्लास। हालांकि ये पॉपुलर है नाम, लास्ट वाले नाम से लाप्लास। तो कुल मिलाकर आपको इसमें 3 सिद्धांतों को पढ़ना। कास्ते द बफन, अच्छा नहीं, क है ये, क। कास्ते द बफन, इमैनुअल कांट और पियरे साइमन लाप्लास। चलिए, तो अब रियल में आपका थ्योरी स्टार्ट होता है। इमैनुअल कांट, ये सभी दार्शनिक थे
उस समय कोई एक अलग से खगोलविद बहुत कम ही हुआ करते थे। ये पॉलिटी पर भी बोले हैं इन लोगों ने, मानव शास्त्र पर भी बोला है, खगोलविद पर भी बोले हैं, है ना। तो कई विषयों के ज्ञाता होते थे ये सब। इमैनुअल कांट बहुत चर्चित नाम है, पॉलिटिकल साइंस में भी लोग पढ़ते हैं इसको, एंथ्रोपोलॉजिस्ट में भी पढ़ते हैं, तो बहुत बड़ा नाम है। लाप्लास, लाप आधा प है, लास, ठीक। चलिए शुरुआत करेंगे अब कास्ते द बफन से। देखिए अब सुन लीजिए इसको आसानी से, इनका सिद्धांत क्या। क्या क्या चीजें आपको इसमें याद करना है। पहला याद करना है इसमें कि ठीक है ये फ्रांस के थे। दूसरा इसमें ध्यान रखना है आपको कि इनका क्या मानना था। इनका मानना था कि सौर मंडल का निर्माण में धूमकेतु की भूमिका है। धूमकेतु जिसको हम लोग कहते हैं पुच्छल तारा। आगे वाले सेगमेंट में जो आपको हम बताए हैं, जिसमें हम ग्रहों तारों सबके विषय में बात करेंगे, उसमें पुच्छल तारे के विषय में बताएंगे। अभी ध्यान रखिएगा कि एक पुच्छल तारा एक खगोलीय पिंड होता है आपका। इनका मानना था कि सौर मंडल में जो सूर्य ही मुख्य तारा है आपका, बाकी तो ग्रह हैं। तो इस तारे से कहीं दूर से आता हुआ, दूसरे जगह से दूसरे पथ पर आता हुआ, वो सूरज के करीब पहुंचा पुच्छल तारा, और क्या हुआ, सूरज से उसकी टक्कर हो गई। और टक्कर हो जाने से क्या हुआ, सूरज से कई सारे कण टूट कर क्या हो गए आपके, बाहर की तरफ बिखर गए आपके। और यही कण जो बाहर की तरफ बिखर गए, यही धीरे धीरे संघनित होकर, कंडेंस्ड होकर, संघनित होकर समूह में आकर ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इनके सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, इनके सिद्धांत को कहा जाता है कॉमेट हाइपोथेसिस, या धूमकेतु कहिए, या इसको पुच्छल तारा परिकल्पना कहा जाता है। इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जो है ये कब दिया, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जो है 1745 में, 1745 में ये कॉन्सेप्ट अपन लेते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सिंपल है कि सूर्य से धूमकेतु की टक्कर हुई, इस टक्कर से क्या हुआ, सूर्य से असंख्य छोटे बड़े कण बाहर निकले। फिर क्या हुआ, इन्हीं कणों का समूहन हो गया, इकट्ठा हो गए, और क्या क्या बना इससे, इससे ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें आपका एक ग्रह पृथ्वी भी है। तो यही मेजर कॉन्सेप्ट कास्ते द बफन का है। एक और भी चीज जो साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे, कोई अगर इनकी कोई फेमस पुस्तक होगी तो उसको भी पढ़ते चलेंगे इसमें। तो कास्ते द बफन की जो बुक है उसको हम लोग कहते हैं, इनकी जो बुक है उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। हालांकि नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, वो ज़्यादा फेमस है, मगर इनके द्वारा भी लिखा है जैसे। और द ओरिजिन ऑफ अर्थ, द ओरिजिन ऑफ अर्थ नाम से कई लोगों ने बुक लिखा है, मगर नेचुरल हिस्ट्री फेमस प्लिनी का है, मगर इनका भी बुक का नाम क्या है आपका, नेचुरल हिस्ट्री, है ना। तो ये कंफ्यूज करेगा आपको एग्जाम में, है ना, ये भी दे देगा। और या तो फिर हो सकता है कि ऑप्शन में हाँ ये दिया तो आप देखेंगे कि प्लिनी है ही नहीं इसमें, है ना, तो ये कंफ्यूज करेगा। तो कास्ते द बफन आपसे कहेगा अद्वैतवादी सिद्धांत का सबसे पहला प्रतिपादक कौन था, कास्ते द बफन। फिर पूछेगा कि वो पहला विद्वान कौन थे जिन्होंने एक तारे के आधार पर ग्रहों की उत्पत्ति की व्याख्या की, किसी भी रूप में पूछा है आपको बताना है, कास्ते द बफन।
पहला विद्वान जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। आपसे कहेगा कि इसका क्रिटिसिज्म कीजिए, इसका आलोचना कीजिए, बताइए कि ये सिद्धांत क्यों गलत है, क्योंकि ये सारे सिद्धांत लगभग आज के वक्त में मान्य नहीं है। भाई सीधी सी बात है, धूमकेतु इतना प्रबल टक्कर नहीं दे सकता है कि सूरज जैसे तारे को क्या कर सके, तोड़ सके आपको, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि आखिर केवल 9 ही ग्रह क्यों बने, इनका समूहन का क्या प्रोसेस था। तो बहुत सारी कमियां हैं, मगर हमें पढ़ना है इसको, तो ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं से शुरुआत हुआ तो आज हम बिग बैंग थ्योरी तक पहुंचे हैं, हो गया। अब आता है आपका सेकंड, इमैनुअल कांट का वायव्य राशि परिकल्पना। सेकंड, धूमकेतु वो हेली है, ऐसे असंख्य धूमकेतु हैं। जो 76 वर्षों में दिखाई देता है वो हेली पुच्छल तारा एक है, वहां उसकी एक की बात है ना, ऐसे असंख्य। देखिए धूम पुच्छल तारे सिंपल है, यू समझिए, पुच्छल तारा क्या होता है ना, आप देखते होंगे ऐसे है, इसमें बहुत सारे पीछे क्या होते हैं आपके, ऐसे निकले हुए होते हैं झाड़ू की तरह, जिसको आप कह देते हैं क्या है आपका ये पूंछ है। होता क्या है कि मान लीजिए कि जैसे कि सूरज है यहाँ, ठीक है, सूरज का अपना पथ है, कोई पुच्छल तारा बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, दूर से आ रहा है, तो जब दूर से आ रहा है तो जब नजदीक पहुंचेगा सूरज से तो यहां से क्या पड़ेगा, इस पर तापमान पड़ेगा। जब ये दूर था तो बहुत ठंडे जगह पर था, तो ठंडे जगह पर होने के कारण यहां पर क्या था, यहां पर इसकी पूंछ ज्यादा नहीं थी, यहां पर ये छोटा छोटा इस पर भाग पर क्या जमा हुआ था, इस पर जमा हुआ था आपके बहुत सारे बर्फ, ठीक। अभी जैसे जैसे नजदीक आएगा क्या बढ़ता जाएगा, इस पर तापमान बढ़ता जाएगा, बर्फ किस में कन्वर्ट होने लगेगा, पानी में, वाष्प में। तो यही वाष्प क्या होता है, पूंछ का रूप ले लेता है आपका, ठीक है। तो इसलिए इसको पुच्छल तारा कह देते हैं आपका इसमें, ठीक है। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, मगर इसको ध्यान रखिएगा, इस पुच्छल तारा होता क्या है। अब है दूसरा आपका गैसियस हाइपोथेसिस, वायव्य राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस। देखिए इसको देने वाले थे आपके इमैनुअल कांट, एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री, जर्मनी के थे। 1755 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने। प्रतिपादन ये करते हैं आपका, और इन्होंने अपने सिद्धांत का को आधार क्या बनाया, किस पर आधारित ये बनाया, तो ये न्यूटन के बहुत इंपॉर्टेंट ये है, पूछेगा इमैनुअल कांट का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो बोलना है गुरुत्वाकर्षण के नियम पर, आइजक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर। देखिए अब ये इनका सिद्धांत का मूल क्या है आपका, देखिए
ये क्या करते हैं कि इन्होंने कुछ चीजों को मान लिया। माना क्या? माना कि जो ब्रह्मांड है, ये तो असीमित है ब्रह्मांड, इनका मानना था कि ब्रह्मांड में देवताओं के द्वारा बनाए गए बहुत सारे आद्य मतलब प्राचीनतम पदार्थ बिखरे हुए। किनके द्वारा बनाए हुए? देवता। तो कहानी नहीं खत्म हो जाती? साइंस में जब देवता आ गया तो मतलब, है ना, आलोचना वहीं से शुरू हो जाएगी। मगर खैर, इन्होंने कहा कि देवताओं के द्वारा ब्रह्मांड में बहुत सारे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो आगे चलकर किसी ग्रह और उपग्रह को बनाएंगे, वो क्या थे? बिखरे हुए थे। और ये जो पदार्थ जो बिखरे हुए थे, जिसको आद्य पदार्थ कहा गया, प्रीमोर्डियल या प्रिमिटिव एलिमेंट्स कहा गया, ये पदार्थ कठोर थे, ठंडे थे, आई, और उसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं थी। एक एक पॉइंट जो आपको बोल रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या आपका महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है? इन्होंने कुछ चीजों को मान लिया। इन्होंने क्या किया? कल्पना किया। कल्पना की क्या? कि ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। दूसरा क्या माने? ये जो आद्य पदार्थ है, प्रारंभ में क्या थे? कठोर थे, शीतल थे, मतलब कि ठंडे थे, और गतिहीन थे, इसमें मूवमेंट नहीं था। क्लियर? अब क्या होता है? अब यहीं पर किसकी भूमिका आएगी? गुरुत्वाकर्षण। अब इसको इसमें शामिल करेंगे। अब क्या कहेंगे ये कि इन पदार्थों के मध्य, आइए, इन पदार्थों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तो अगला स्टेप क्या कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या अट्रैक्शन फोर्स है, इसके कारण जो गतिहीन जो पदार्थ थे अपने अपने जगह पर स्थिर पदार्थ, अब उनमें क्या आने लगा? शुरू हुआ आपका, अब वो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए। और क्या कहता है कि जो पदार्थ जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसकी ग्रेविटी पावर उतनी ही अधिक होगी आपकी। तो स्वाभाविक है कि जो उस पदार्थों में जो बड़ा पदार्थ होगा, अपने आसपास के छोटे पदार्थों को क्या कर रहा होगा? वो आकर्षित कर रहा होगा। यही काम आपका ये शुरू होता है आपका। ठीक है, अच्छा। अब कोई एक पदार्थ है, कोई बड़ा सा, उसमें जिसके चारों तरफ से छोटे छोटे कण वाले जो पदार्थ हैं वो इसके तरफ खींचे चले आ रहे हैं, तो आपस में टक्कर हो रही होगी। बिल्कुल टक्कर हो रही होगी। अच्छा, टक्कर हो रही है, तो टक्कर होने से क्या ये कहते हैं कि टक्कर होने से जो जो ठंडे थे, अब ये क्या होने लगे होंगे? गर्म होने लगे। इनके उष्मा में क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। तो एक एक करके स्टेप देखते हैं। तो आकर्षण प्रारंभ हुआ। आकर्षण प्रारंभ होने के बाद ये क्या होगा आपका? इन पदार्थों की आपस में टक्कर होने लगी, है ना। ये बस यूं समझना है कि कांट महोदय बोल रहे हैं। अब टक्कर होगी, तो टक्कर से क्या हुआ? दो चीज हुआ। टक्कर से एक तो इनके बीच का जो यहाँ का जो घर्षण के कारण तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है आपका। याद रखिएगा, पहला हुआ कि टेम्परेचर में ग्रोथ हो गया। दूसरा, कांट महोदय क्या कहते हैं? कहते हैं कि साथ ही साथ क्या बढ़ गई?
तो तापमान भी बढ़ रहा है और भ्रमण गति में भी, और पहले से वो तेजी से क्या होने लगे, घूमना शुरू कर जाते हैं। तो जो गतिहीन पदार्थ था उसमें अब ये धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हो जाता है। फिर अगला स्टेज क्या होगा, ये लगातार वृद्धि होता जा रहा है इसकी स्पीड में। अब निरंतर ताप में वृद्धि से इन कणों का क्या प्रारंभ हुआ, समूहन प्रारंभ हुआ। ये आपस में अब थोड़ा सा क्या होने लगे, गर्म है चीजें, क्या होने लगता है, वो चिपकने शुरू हुए, वो आपस में इनका एक प्रकार से समूहन शुरू होता है। और साथ साथ एक दूसरा चीज चल ही रहा है आपका, समूहन प्रारंभ हुआ और जैसे जैसे समूहन प्रारंभ हुआ तो उसके अगले स्टेप में लिखिए। अच्छा, अब अगर आपसे कहेंगे हम कि समूहन शुरुआत हुआ, अब इसके चारों तरफ जमा होने लगा, तो समूहन प्रारंभ हुआ तो मतलब कि क्या बढ़ने लगा, इसका आकार बढ़ने लगा, आकार बढ़ने लगा। और इनका मानना है कि जैसे जैसे आकार बढ़ रहा था वैसे वैसे भ्रमण गति भी बढ़ रही थी। जैसे जैसे आकार बढ़ा वैसे वैसे भ्रमण गति भी बढ़ी। और इसके बाद अगर हम आएंगे इसमें तो यहां से स्टेज यहां शुरू करते हैं और इस तरह से फाइनली ये एक बड़ी राशि में क्या हो गया, एक बड़ा पिंड के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, अंततः यह एक वायव्य राशि में अब आप यहां कह सकते हैं, यहां तो केवल कणों की बात हो रही थी, ये वायव्य राशि मतलब कि गैस भी है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मांड में अगर बहुत सारे कण भी थे तो उसके साथ साथ बहुत सारे गैसेस भी थी। मगर प्राचीन काल में या इस समय जब ये ब्रह्मांड की रचना हो रही थी उस समय नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह नहीं थे। क्या थे आपके, दो ही पुराने गैस थे, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो ये भी साथ साथ अब उसके बीच में टकरा रहा है, तो ये गैस भी तो टकरा रहे हैं आपस में। और फाइनली क्या हुआ, कणों और गैसों का एक क्या बन गया, एक बड़ा सा बादल बन गया। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वायव्य राशि। अब ये वायव्य राशि का रूप ले लेता है, इसी को ये क्या कहते हैं, इसी को इन्होंने कहा वायव्य राशि को, पहले तो लिख देते हैं, ये वायव्य राशि मतलब कणों प्लस गैसों, गैस में हाइड्रोजन और हीलियम का ये समूह है। और इसी वायव्य राशि को ये क्या नाम देते हैं, क्या कहा गया इसको, नेबुला कहा गया। एक एक करके स्टेप बढ़े। अब ये अभी अपने ये सबसे मैक्सिमम स्पीड पर है क्योंकि ये बड़ा हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी भ्रमण गति भी बढ़ रही है। तो अब मान लेते हैं कि ये एक निहारिका बन गया आपका, एक निहारिका ये बन गई जिसमें अंदर में कण भी है, गैस भी है, और ये काफी गर्म भी है क्योंकि टक्कर हो रही है अभी, और ये बहुत तेजी से घूम रही है आपकी। तो तेजी से घूमने के कारण क्या होता है आपका कि इसके मध्य भाग में, इसके मध्य भाग में क्या हुआ, एक बल होता है जिसको आप कहते हैं केंद्रापसारित बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत सिंपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझना, हालांकि हमें यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी जब आप गोल चक्कर पर साइकिल या मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं तो क्या होता है,
आपका एक बल जो है वो गोल चक्कर की तरफ लगता है आपका, तो आपकी गाड़ी किधर झुकी होती है, गोल चक्कर की तरफ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपका शरीर क्या होता है, थोड़ा तिरछा होता है, तो वो जो अपोजिट बल लग रहा है यही बल क्या कहलाता है आपका, केंद्रापसारित बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना, तो इसको अगले पेज पर लेकर आते, ये हो गया ना, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में हम डलवा देंगे ना। तो अब ये बस इसमें ये समझना है कि ये निहारिका है और इसके बीच में ये भाग जो है ये इसमें उभार उत्पन्न हो गया। बस यूं समझिए कि एक गोला निहारिका जो एक जियोड शेप का है, गोला शेप का है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या जैसे आप लोग समझते हैं जो दूध ऐसे करने से मक्खन चारों तरफ फेंकाता है वो क्या हो गया, सब सब सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसके मध्य में एक उभार उत्पन्न होता है, थोड़ा थोड़ा भाग निकलता जाता है, और अंत में क्या होगा, अंततः अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय कहते हैं, हाँ अपकेंद्रीय कहते हैं, हाँ इसी को आप केंद्रापसारित कहिए चाहे अपकेंद्रीय। ठीक है, और अंततः क्या होगा, ये बीच का भाग जो है वो निकल गया। तो एक के बाद एक कितने निकले इसमें, एक के बाद एक कुल 9 छल्ले, गोला ही होगा आपका, या इसको छल्ले कहिए चाहे रिंग के आकार कहिए, तो 9 छल्ले निकले। और यही 9 छल्ले जो है धीरे धीरे ठंडा होकर, हाँ ठंडा होकर या कहिए इसको संकुचित होकर, सिकुड़ कर क्या बदल गया आपका। तो यही थ्योरी है कांट की आपकी। मगर और एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि ठीक है 9 ग्रह बन गए, और इसको इमेजिन कीजिए कि ये बीच का भाग बाहर निकल गया, तो ये जो बचा हुआ भाग है, जो बचा हुआ भाग है या शेष बचा भाग जो है, शेष बचा हुआ भाग जिसको आप अवशिष्ट भाग भी कह सकते हैं, यही क्या कहलाया आपका, उसी के अंदर से इतना तेजी से घूम रहा था, इतना तेजी से घूम रहा था कि बीच का भाग में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा उभार उत्पन्न हुआ, और उसी से एक के बाद एक 9 छल्ले निकल गए, और यही 9 छल्ले ठंडे हुए, सिकुड़े, और धीरे धीरे किस में बदल गए, आपके ग्रहों में बदल गए। इसी में आपका एक पृथ्वी भी है, क्योंकि उस समय प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, 2006 में प्लूटो को आप बाहर करते हैं उसमें, और जो बच गया शेष बचा हुआ भाग था वो क्या कहलाया आपका, सूरज कहलाया। इमैनुअल कांट का सिद्धांत यहीं पर समाप्त हो गया। आलोचना क्या करना है, तमाम आलोचना ही है, इसमें गलती ही है एक तरह से, मगर ये सिद्धांत आपको पढ़नी है। तो आपको न केवल सिद्धांत पढ़ना है, सबके साथ साथ ये भी पढ़ना है कि आखिर इनका क्रिटिसिज्म किन आधार पर किया जाता है। पूछेगा कि भाई इसमें क्या आलोचना की जाती है। हाँ हाँ, शुरुआत वहीं से ही आप करेंगे। हाँ सही बात है, जैसे ही आप मान लिए फिर कहानी खत्म हो, है ना। मैथ तो है नहीं कि मान कर आप उसको इक्वेशन को एक किसी फाइनल रिजल्ट पर ले जाते हैं। हाँ? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। हाँ बिल्कुल। देखिए सूर्य और तारे में सबसे मूल अंतर क्या होता है कि कोई भी स्टार जो होता है उसका जो सेंटर होता है वहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन, जिसके कारण उस तारे में अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रह के केंद्र में ऐसा कोई घटना नहीं होता है। इसलिए यही मूल अंतर इसके बीच में। और क्यों उसके बीच में प्रकाश होता, उसके बीच में नाभिकीय संलयन की घटना क्या होती है, उसके लिए आपको सिद्धांत के बाद जब ब्रह्मांड बताएंगे तब उसमें आपको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि अब इसकी आलोचना देखते हैं। पहला,
देवता के द्वारा निर्मित, ये कहकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके पीछे आपको तर्क देना होगा, वो तर्क इन्होंने दिया नहीं आपका। दूसरा दूसरा इनमें कहा जाता है कि जो भौतिकी का सिद्धांत है, कोणीय संवेग, हालांकि वो सब चीज जानना जरूरी नहीं है, सीधे यही देखिए कि ये भौतिकी या फिजिक्स में कहा गया है ये कहता है कि जब किसी वस्तु की गति, जब किसी वस्तु का आकार बढ़ता है तो उसकी भ्रमण गति क्या हो जाती है। ये क्या कह रहे हैं, ये कहते जा रहे हैं कि जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भ्रमण गति भी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो जो मूल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, जो कि अप्रूव्ड सिद्धांत है, उसके हिसाब से ये गलत हो जा रहे हैं आपके। इसके बाद क्या कह रहा है इसके बाद इन्होंने ये इस बात को भी नहीं बताया है कि ये जो 9 छल्ले ही क्यों निकले। हाँ हाँ, कम होती, ये फिजिक्स कहता है रियल, जबकि ये क्या कह रहे हैं, आकार बढ़ता जा रहा है और स्पीड भी क्या होती जा रही है इनकी, बढ़ती चली जा रही है आपकी। और इसके बाद देखिए एक थ्योरी से मैंने आपको शुरुआत में यहाँ क्या बताया था, यहाँ हमने बताया कि ये शुरुआत में क्या बोल रहे हैं कि सब क्या था, गतिहीन था। अचानक इसमें क्या होने लगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पहले क्यों नहीं बल काम कर रहा, इसके पीछे कोई लॉजिक इन्होंने नहीं दिया। ठीक है ना, यानी कि इसको सिंपल समझिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो उस समय तक रुकी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उसको न लगाए। तो कौन सा बाह्य बल था जिसके कारण ये घूमना शुरू कर देते हैं आपका, इसके विषय में उन्होंने कोई व्याख्या नहीं दिया है। तो ये सारे क्या है, इनके आलोचना के तत्व हैं, यहाँ पर निकल कर आता है। तो अब आइए इसी सिद्धांत, ये एक्यूरेट से ही सिद्धांत है आपका। अब आइए इसमें हम लोग बढ़ते हैं तीसरा सिद्धांत जो है, जो आपके सिलेबस में है। नेबुलर हाइपोथेसिस। यही आपका मेजरली सिद्धांत आपको जो सिलेबस में दिया है। पहला चीज क्या है इसमें ध्यान रखना है आपको कि इस सिद्धांत को जो देने वाले थे, इनके प्रतिपादक जो हैं उनका नाम है पियरे साइमन लाप्लास। इनको इस रूप में भी याद कीजिएगा कि आप सभी लोग नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने हैं, तो नेपोलियन की एक गुरु थे, बस इतने समझिए। तो इससे ये अंदाजा लग गया कि ये कहाँ के थे, आपके फ्रांस के थे। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया 1796 में। कौन सा बुक था वो, या थेसिस पेपर था जिसमें वो सिद्धांत देते हैं। बुक जो है वो कोशिश करेंगे हम इंग्लिश में लिखे, क्योंकि इसका हिंदी ट्रांसलेट अपने अपने तरीके से कर देता है। तो आप इस बुक जो भी याद कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इंग्लिश में याद कीजिएगा, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इसी बुक में ये सिद्धांत देते हैं आपका। इनका प्रमुख कार्य क्या था, प्रमुख जो भूमिका थी ये थी कि इन्होंने कांट के सिद्धांत
क्या किया था? कांट का सिद्धांत का इन्होंने संशोधन किया, कोई नया नहीं कुछ बताया। इन्होंने कांट में ही जो गलतियां थी, जिसको लेकर कांट की आलोचना होती थी, उसी आलोचनाओं के पॉइंट को ये दुरुस्त करने का कोशिश करते हैं और अपना एक सिद्धांत देते हैं, जिसको हम लोग निहारिका परिकल्पना कहते हैं। कौन सा बुक का नाम? एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। अब एक एक करके देखेंगे कि कांट की कहाँ आलोचना हुई थी और उसको ये कैसे दुरुस्त करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है, काम ही यही था, सिद्धांत में संशोधन किया उन्होंने। बड़े अभिषेक जो इसको ग्रुप में डाल देना है, ठीक है ना, चला जाएगा। आप लोग नहीं भी अगर थोड़ा बहुत छूटेगा भी तो चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए क्या संशोधन करते हैं, बहुत सिंपल है समझना। इसमें देखिए कांट की आलोचना क्या थी और लाप्लास ने क्या संशोधन किया। ये बताते हैं कि ये देवता द्वारा निर्मित आद्य पदार्थ, यही माना था ये, इसकी आलोचना ये होती है। ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक ये क्या मान लेंगे कि पहले से ही एक निहारिका था। मतलब एक ये माने थे, ये भी सुधार करके क्या मान लिए, मान ही लिए, इन्होंने भी इसका कोई प्रमाण नहीं दिया। तो इनका भी सिंपल ये मानना था कि ब्रह्मांड में पहले से ही निहारिका था। याद कीजिए कांट क्या करेंगे, बाद में धीरे धीरे जुटाते जुटाते निहारिका बनाएंगे ना कांट, और ये क्या कर रहे हैं, पहले से ही मान लेते हैं कि एक निहारिका थी। दूसरा चीज है कि इनका आलोचना इस बात पर किया जाता है कि कणों के निरंतर टकराव से उष्मा या तापमान होती है। यही बताया था ये कि टकराते गए और तापमान क्या होता गया, बढ़ता चला गया आपका। तो तो इनकी आलोचना इस बात पर की जाती है कि इनके टकराने से इतना उष्मा बढ़ गया कि इतनी तेजी से घूमने लगा, ये संभव नहीं है कणों के टकराव से। तो ये क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ब्रह्मांड में जो एक निहारिका थी वो कैसी थी आपकी, पहले से ही क्या थी वो, गर्म निहारिका थी। तो मतलब कि कुछ नया आपको यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये भी उसके जवाब में कोई वैज्ञानिकता नहीं देते हुए क्या करते हैं, मान ही रहे हैं चीजों को। तीसरा इनका जो आलोचना होता है वो ये होता है कि आकार के बढ़ने के साथ क्या बढ़ती जा रही है, गति बढ़ती जा रही है। अब यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा। आकार के बढ़ने के साथ गति बढ़ते जा रही है। अब यहां पर देखिए बहुत आसान है समझना। ये बता दिए हैं कि भाई एक निहारिका है जो कि कैसा है आपका, गर्म। अच्छा, कोई गर्म वस्तु होती है तो वो एनर्जी को रिलीज करती है कि नहीं, रिलीज करती है। कोई भी गर्म चीज होगा तो वो क्या करेगा, अपना उष्मा को रिलीज करेगा आपका। जो जितना ज्यादा गर्म होगा वो उतना ही उष्मा को क्या करेगा, आपको रिलीज करेगा। अच्छा, उष्मा रिलीज होगा तो वो ठंडा होने लगेगा, तो ठंडा होगा तो वो चीज वस्तु सिकुड़ेगी या फैलेगी, सिकुड़ेगी। बस यहीं पर कॉन्सेप्ट आपका आता है। तो मतलब कि इस गर्म निहारिका से
उष्मा का क्या हो रहा था, निरंतर उत्सर्जन हो रहा था। अब उष्मा का निरंतर उत्सर्जन होगा तो कौन सी प्रक्रिया शुरुआत होगी आपकी, शीतल होने की प्रक्रिया शुरू, और इस निहारिका में क्या होना शुरू हो जाएगा, संकुचन होना शुरू हो जाएगा। तो संकुचन होगा तो इसका आकार और आयतन छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा, छोटा होगा। तो आप इसको इसमें क्या जोड़ेंगे, आप इसको अगले पेज पर आते हैं। तो एक एक क्रम है, पहले मान लिया इन्होंने, तो मतलब इनका सिद्धांत यहां से उठाइए कि इन्होंने मान लिया ब्रह्मांड में पहले से एक निहारिका थी, वो निहारिका कैसी थी, तो वो बहुत गर्म थी। तीसरा इन्होंने मान लिया कि गर्म निहारिका जो है, चूंकि गर्म वस्तु है तो इससे लगातार एनर्जी रिलीज हो रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी तो ये ठंडा हो रहा था, और ठंडा हो रहा था तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, सिकुड़ रहा था। ठीक है, तो उष्मा का निरंतर उत्सर्जन, बढ़े आगे। ठीक है, अब उष्मा का निरंतर जो उत्सर्जन हो रहा था, अब ये निहारिका जो है वो धीरे धीरे क्या होते जा रही थी आपकी, छोटी होती जा रही। तो इस निहारिका के आकार एवं आयतन में कमी होती जा रही। अब आकार में कम हो रहा था तो ये क्या बता रहे हैं आप, आकार में कमी होते जा रही थी और क्या बढ़ते जा रही थी। अब कॉन्सेप्ट में ठीक हो गया। कांट क्या बताए थे, कांट बताया था आकार बढ़ता जा रहा था, भ्रमण गति बढ़ता जा रहा था। ये क्या बता रहे हैं, आकार छोटा होता जा रहा था और उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही थी। तो बस इन्होंने इसको ऐसा किया आपका। अब आइए इसमें, अब यहां से सेम कांट वाला थ्योरी को क्या कर देना है, उठा देना है आपका। अब इसमें स्पीड बढ़ेगी तो इसमें भी क्या बनेगा आपका, कौन से बल के कारण, केंद्रापसारित बल के कारण मध्य भाग में उभार उत्पन्न हुआ, और उभार उत्पन्न होने के बाद एक ऐसा समय आएगा कि वो उभार बाहर की तरफ निकल जाएगा। वो कितना बताए थे, एक के बाद एक 9 निकला। ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे एक ही निकला, और वही एक बाद में कितना में बदल गया, 9 में बदल गया। छोटा छोटा माइनर चीज को पकड़ना। तो बोलेंगे कि एक बड़ा छल्ला निकला, और यही टूटकर 9 छल्ले में परिवर्तित हुआ। धीरे धीरे क्या होगा इनका संघनन होगा। जब भी ये वर्ड कहीं भी किताब में पढ़िए या कहीं भी, संघनन मतलब कि ठोस होने की प्रक्रिया, संघनन हुआ और ये बदल गए आपके ग्रह में। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि देखिए इसी में कि अब ये से कि सपोज करते हैं कि ये निहारिका से ये बीच से एक भाग निकल गया यहाँ। अब ये टूट कर बदल गया आपका कई सारे 9 भाग में। अब इस 9 के किनारे किनारे भी छोटे छोटे क्या थे आपके, बहुत सारे कण थे। और ये, अब ये जो कण है ये जमा हो गए, इन ग्रहों के क्या बन गए आपके, उपग्रह। तो सिंपल लॉजिक यही है कि इस छल्ले से ग्रहों का निर्माण हुआ, और इन ग्रहों के आकर्षण में जो भी कण थे उनके समूहन से क्या बन गया आपका उपग्रह। यही कॉन्सेप्ट आपका लाप्लास का है। अब आइए इस कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि भाई इनकी किस बात पर आलोचना की जाती है।
सिंपल ही आप इसमें आलोचना जो इनकी की जाती है सेम एज इट इज कि इन्होंने भी मान ही लिया है कि तप्त निहारिका था। ये कहां से आया, इसके विषय में इन्होंने कुछ नहीं बताया। एक पहला कॉन्सेप्ट यहां पर ही निकल कर आता है। फिर ये दूसरा बताते हैं, अच्छा याद रखिएगा उसमें भी ये भी सेम बताएंगे कि जो अवशिष्ट भाग बच गया वो सूर्य कहलाता है। दूसरा ये बात बताते हैं कि इनका आलोचना की जाती है कि 9 छल्ले ही क्यों निकले। तीसरी आलोचना की जाती है आपकी कि इसमें से छल्ले निकलना बंद क्यों हुआ। भाई लगातार अगर घूम ही रहा है तो 9 के बाद ही ये प्रक्रिया क्यों आगे नहीं बढ़ती रही आपकी। ऐसे तमाम इनके आलोचना के तत्व होते हैं लाप्लास। ठीक है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट को आप लाप्लास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब एक बार हम लोग इसको इतना ही रहेंगे, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कितने सिद्धांत, 2, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। कौन सा, ये लास्ट वाला, इसमें छल्ले निकलना बंद क्यों हो गए। एक अद्वैतवादी सिद्धांत और एक द्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी सिद्धांत कहता है कि कोई भी सौरमंडल का ग्रह बनने में किसी एक तारे का योगदान है, और द्वैतवादी क्या कहता है, अभी द्वैतवादी पर आए नहीं है मगर सुन लीजिए अगर बोल दिए हैं तो, उसमें एक से अधिक तारों का योगदान। अद्वैतवादी में 3 सिद्धांत को आपको पढ़ना है, एक कास्ते द बफन, एक इमैनुअल कांट और एक लाप्लास। कास्ते द बफन का सिद्धांत जो है वो कहलाता है आपका धूमकेतु सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा कि सूरज से एक धूमकेतु टकराया, कुछ कण निकले, इन्हीं कणों के समूहन से ग्रहों की उत्पत्ति हुई, और ये सिद्धांत 1745 में देते हैं आपका। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक परिकल्पना प्रस्तुत की। दूसरा इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट साहब जर्मनी के थे। इन्होंने बहुत बड़े दार्शनिक थे जिनका सिद्धांत ये कहता है कि इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम को क्या बनाया, अपना आधार बनाया। कुछ चीजों को मान लिया कि देवताओं के द्वारा बनाए गए क्या थे, आपके आद्य पदार्थ थे आपके, ये जो कि कठोर थे, गतिहीन थे। धीरे धीरे इनमें गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से क्या हुआ, इनका मूवमेंट शुरू होता है, टक्कर होती है, टक्कर से तापमान बढ़ना शुरू होता है, तापमान के बढ़ने के साथ साथ इनका समूहन होना शुरू होता है, समूहन होने के साथ साथ इनकी भ्रमण गति बढ़ने लगती है। एक समय के बाद ये वायव्य राशि बड़ी पिंड के रूप में बदल जाते हैं, और ये पिंड का मध्य भाग जो है वो क्या होता है, एक के बाद इससे 9 छल्ले निकलते हैं और यही ग्रह बन जाते हैं, और जो बचा हुआ भाग था वो सूरज हो जाता है आपका, यही आपका। फिर आता है लाप्लास साहब। लाप्लास साहब जो है इन्होंने कांट महोदय का ही सिद्धांत का क्या किया, संशोधन प्रस्तुत किया। तो ये 1796 ईस्वी में कॉन्सेप्ट देते हैं, और इसमें इन्होंने सिंपली बताया लाप्लास ने कि पहले से ही इन्होंने मान लिया कि ब्रह्मांड में क्या था, एक तप्त निहारिका थी, और ये तप्त निहारिका जो है वो अपने ऊर्जा को रिलीज कर रही थी, जिसके कारण इसमें क्या होता गया, संकुचन होता गया, और संकुचन होता गया तो धीरे धीरे इसका आकार छोटा होता गया, और आकार छोटा हुआ तो भ्रमण गति बढ़ती चली गई, और ऐसे ही भ्रमण गति बढ़ते बढ़ते उस निहारिका के मध्य भाग से केंद्रापसारित बल के कारण एक छल्ला निकला, और उसी एक छल्ले से टूटकर कितने छल्ले बने, 9 छल्ले बने, और यही 9 छल्ले आपके क्या कहलाए, यही आपका लाप्लास का सिद्धांत है। तो अद्वैतवादी सिद्धांत समाप्त हुआ। कल हम लोग मिलेंगे, या कल ही है क्लास, तो हम लोग इसमें द्वैतवादी सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, ज्योग्राफी फर्स्ट क्लास। आप लोग को लिंक फिर से भेज दिया जाएगा।